Linear programming, chapter number 12. One question is confirmed from this chapter, that is of 6 marks. Now the first point comes, what is linear programming and where we have to use it. In earlier classes we have discussed about the linear equations and their applications in day-to-day problems. In 11th class we have studied linear inequalities and system of linear inequality into variables and their solutions by graphical methods. All we will use in this linear programming problems. And what type of problems are there? These problems are related to our daily life. Let me take an example. A furniture dealer deal in two type of items. Only in two items, that is table and a chair, and he has rupees 50,000 to invest, and the storage space is at most 60 pieces. इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास 50,000 रुपीज है और सामान रखने के लिए उसके पास जो स्पेस है वो 60 पीसेस का है. These pieces may be of table, may be of chair. A table cost of table is rupees 2500. ये टेबल कॉस्ट है. And chair cost is rupees 500. I am taking a general example. A furniture dealer has only two items. One is means tables and another is chairs. Total he has rupees 50,000 to invest in this business, and storage capacity in the space in his shop is of 60 pieces. A table cost him rupees 2,500 and a chair cost him 500. He estimated from the sale of one table can make a profit of rupees 250. अगर वो एक टेबल को कॉस्ट करता है तो उसको प्रॉफिट 250 रुपीज का आता है, एंड फॉर द सेल ऑफ ए चेयर प्रॉफिट रुपीज 75. I means the profit of table is rupees 250 and profit on the chair is rupees 75. Now try to understand the concept. He want to know how many tables and chairs he should buy from the available money 50,000, so as to maximum his profit, assuming that he can sell all the item what he buy. Means for example, अगर वो 50,000 से सारी टेबल ही खरीद लेता है तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2,500 मीन्स वो 20 टेबल खरीदेगा, और 20 टेबल से उसको एक टेबल पे प्रॉफिट 250 है, तो इसका अगर टोटल प्रॉफिट उसका 5,000 रुपीज होगा. अगर 50,000 से वो टेबल परचेज करता तो उसका प्रॉफिट 5,000 रुपीज है. मीन्स वो चेयर एक भी नहीं खरीदता. 0 चेयर एंड नंबर ऑफ टेबल 20. उल्टा कर दें, अगर जो आप यहाँ 50,000 को 500 से डिवाइड करें तो 100 चेयर आ जाती है. अगर जो 100 चेयर खरीदता है तो उसका प्रॉफिट कितना आ जाता है? उसका प्रॉफिट कितना आता है? लेकिन वो 100 चेयर खरीदेगा नहीं, बिकॉज स्पेस कितना उसके पास 60 चेयर्स रखने का. मतलब 100 परचेज कर भी लेगा तो 40 चेयर्स कहाँ रखेगा? आपने ऊपर वाली कंडीशनों को ध्यान में रखना है. अगर वो 60 चेयर्स खरीदता और प्रॉफिट 75 है तो उसका प्रॉफिट 4,500 आता है.
इज इट क्लियर? बट लीनियर प्रोग्रामिंग उसको ये चीज का एक आइडिया देगी कि व्हाट शुड, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर ही शुड बाय टू हैव ए मैक्सिमम प्रॉफिट। सपोज हम इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ टेबल्स एंड y बी द नंबर ऑफ चेयर। ये डेफिनेशन अभी नोट करनी है, मैं रब नहीं करूंगा। लेट x बी द नंबर ऑफ टेबल्स and y be the number of chair। और x और y हम नॉन नेगेटिव कांस्टेंट लेते हैं। नॉन नेगेटिव मीन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर, नेगेटिव में नहीं होता, हम 0 या उससे ज्यादा लेंगे। इट मीन दीज आर द कंडीशंस, दीज आर द नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स। अब टोटल इन्वेस्टमेंट, टेबल्स की कॉस्ट मैंने एक की x ली है, तो 2500 इंटू एक्स, 2500 कॉस्ट एक्स जो है नंबर ऑफ टेबल्स है, प्लस 500 इंटू वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 50,000। इसको हम इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट की डेफिनेशन मैंने ये लिखी है, ये लिखी है, the linear inequalities, ये linear inequality आ गई x y में, और equations or restrictions on the variables of a linear programming problem are called linear constant। The condition x greater than 0, y greater than that are called non-negative restrictions। तो linear constants क्या होती हैं? ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, मैं इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मतलब 50,000 या उससे कम इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर उसी हिसाब से परचेज करूंगा। तो ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट्स मींस प्रॉब्लम्स हैं। और x प्लस वाई शुड बी लेस देन 60, ये मेरे पास स्पेस की कांस्टेंट है, मतलब जगह की प्रॉब्लम्स है। स्टोरेज कांस्टेंट है, इससे मैंने कांस्टेंट की डेफिनेशन भी क्लियर कर दी, आप यहां से नोट कर सकते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड लीनियर कांस्टेंट। कंडीशन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स। अब डीलर की जो चाहिए होता है, डीलर वांट द मैक्सिमम प्रॉफिट। What the dealer want? Dealer want to be maximum profit, and that is called as objective functions। That is called as, यहां से ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कितना आ जाएगा? प्रॉफिट मेरे पास 250 है on tables and 75 on chair। This function is called as objective functions। This function is called as objective functions। And what you want to be objective? You want to maximize the objective functions। हम इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। देखिए अब ऑब्जेक्टिव लीनियर प्रोग्रामिंग की कुछ डेफिनेशन है जो आ चुकी है, आप देख लीजिए, फिर मैं इनको रब करता हूं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लीनियर फंक्शन z इज इक्वल ax प्लस by, where a and b are constants, मतलब कांस्टेंट मींस ये रेट होते हैं, हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी को मैक्सिमाइज करना है, इसी को मिनिमाइज। कांस्टेंट्स मैंने बता दिए, ए लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, हम मेनली इनको लीनियर कांस्टेंट मान के चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास, अब आपके पास इसका हम ग्राफिकल मेथड निकालते हैं टू सॉल्व दिस लीनियर कांस्टेंट्स। तो मैंने जो ये डेफिनेशंस लिखवा दी हैं आपको, यहां तक रब करूंगा। आप लोग एनसीईआरटी से भी, मैंने एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लिया,
थ्योरी समझाने के लिए। अब आपके पास अगर हम इसके ग्राफिकली की बात करें तो फर्स्ट लीनियर कांस्टेंट्स मेरे पास है 2500x प्लस 500y इज लेस देन 5000। इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं 5x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 10। सेकंड x प्लस y इज लेस देन 60। थर्ड x कॉमा y ग्रेटर देन 0। ऊपर ये लिखना पड़ेगा लेट x बी द नंबर ऑफ टेबल्स एंड y बी द नंबर ऑफ चेयर्स। ये मैंने पहले ही लिख दिया। अब हम लीनियर कांस्टेंट की हेल्प से पहले ग्राफ बनाएंगे। ध्यान से देख लेना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पहले हम बनाते हैं। मींस पहले हम ग्राफ एक लाइन बनाएंगे 5x plus y less than equal to 10. If I take x 0, y will be 10, and if you take y 0, x will be 2. So this is the line. ये दोनों एरो डालने चाहिए। यहाँ पे लिखना चाहिए 5x plus y less than 10. लीनियर इनइक्वालिटी में 11th क्लास में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि टेक ए पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द लाइन। अब नॉट लाइंग ऑन द लाइन कोई भी पॉइंट्स ले लें 0 0 फ्रॉम फर्स्ट 0 plus 0 is less than 10, which is true, implies shade the portions in which that point lies. अब that point lies का मतलब नीचे वाला पोर्शन शेड करेंगे। ये बात ध्यान में रखें। लेकिन कंडीशन यही है टेक ए पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द लाइन। वो पॉइंट लेना है जो लाइन के ऊपर लाइन नहीं करेगा। टेक ए एनी पॉइंट नॉट lying on the line. दूसरा, if you take 0, it will be 60. इसका मतलब मुझे 10 वाली लाइन थोड़ी छोटी ले लेनी चाहिए। ये लाइन ये ले लेनी चाहिए। Means ये point I should take 0, 10, so that I can take this point 0, 60. (60, 0). ओके एक्चुअली ये पॉइंट 100 आएगा, दैट इज ओनली प्रॉब्लम्स। तो दिस विल पॉइंट विल बी, इफ यू टेक y0, दिस पॉइंट विल बी 20, and I should draw the line again. This point may be 0, 20, and this point may be y0. So this point will be 20, 0, and this point may be 0, 100. तो ये लाइन जो है वो ये वाली आएगी जो पहले ड्रॉ की थी वो ठीक थी। दूसरा पॉइंट, दिस इज 0, 60, दिस इज 60, 0। तो ये जो लाइन आएगी वो ये वाली आएगी। This is x plus y less than 60. This is 5x plus y less than equal to 100. एरो आपके ये दोनों ऐसे ही लगेंगे। ये लाइन इधर शेड होगी, ये लाइन इधर। इट मीन यहां से जो आपका फिजिबल रीजन आए
The feasible regions will be this one. देखिए आप इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लीजिए. A problem which seeks to maximize or minimize a linear functions, say two variables x and y, subject to certain constraints as determined by the set of linear equality, is called optimization problems. ये optimization problem ही है. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. ये सारी वर्डिंग्स आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में काफी हेल्पफुल रहती है. ए प्रॉब्लम विच सीक्स, एक है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसको मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हम लीनियर फंक्शन का यूज करें टू सर्टेन कांस्टेंट्स एज डिटरमिन्ड बाय द लीनियर इक्वालिटीज. अब अगला पॉइंट यह था, व्हाट आर द फिजिबल रीजंस. द कॉमन रीजन डिटरमिन्ड बाय द कांस्टेंट इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स. नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स का मतलब था x ग्रेटर देन 0 मींस इस साइड ही होगा करंट, x इधर पॉजिटिव होता है. y ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव होगा. इसलिए हमने सिर्फ यही पोर्शन दिया जो चारों में सेटिस्फाइड करे. The common region determined by the constraints, including non-negative constant of a linear programming problem, is called feasible region. Mean this shaded region is called feasible regions. Shaded region का नाम क्या है? Feasible regions. The region other than the feasible region is called infeasible region. मतलब कोई भी पॉइंट अगर जो feasible region में लाई करता है, इसका मतलब यह है कि उसके पास एक चॉइस होगी. The points within or on the boundary of the feasible regions represent the feasible solution of the constant. Every point within or on the boundary of the feasible region of the problems. अब यहां से फिजिबल रीजन का अगर मैं नाम दूं, दिस इज O A, दिस इज B एंड C. O A B C जो है वो आपका एक फिजिबल रीजन हो जाएगा. क्लियर. अब यहां से आप इनके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. 0 ओरिजिन का पता है, A का पता है, C का पता है. B जो है वो दोनों ग्राफ, आप अगर ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो बाय इंस्पेक्शन यू कैन फाइंड आउट. और जब ग्राफ से करेंगे तो बाय इंस्पेक्शन आ जाएगा. अदरवाइज आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके भी ले सकते हैं. एंड आई हैव गिवन यू ऑलरेडी द बेस्ट मेथड्स. अब ये दिस इज सिंपल, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मींस 4x minus 40 is equal to 0, x is equal to 10. If x is 10, y is 50. It means the coordinate of B is 10, 50. O के coordinate 0, 0. A के coordinate 20, 0. And C के coordinate 0, 60. Clear? Next. अब आप ये देख सकते हैं कि any point in the feasible region give you the optimal values, maximum or minimum. कोई भी पॉइंट इस feasible region के अंदर होगा तो वो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे सकता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, and that is called as optimal solutions. अब मैंने यहां से देखो एक पॉइंट्स लिखा है कि every point in the feasible region satisfied all the constraints. अब यहां से इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं फिजिबल रीजन में, कोई भी एक पॉइंट लेंगे वो सारे लीनियर कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा. एंड इट इज नॉट एविडेंट हाउ टू फाइंड द पॉइंट व्हिच गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. ठीक है. तो अब हमारे पास दो थ्योरम्स हैं कि हम इन इतने सारे पॉइंटों में से कौन सा पॉइंट निकालेंगे कि जिससे मुझे मैक्सिमम कंडीशन मिले. देखो थ्योरम नंबर 1, लेट R बी द फिजिबल रीजन.
वो ले लिया आपने, शेडेड पोर्शन इज योर फिजिबल रीजन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड z इज इक्वल टू ax प्लस by इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा? z इज इक्वल टू, यस, प्रॉफिट देखना है 250x प्लस 75 है टू बी मैक्सिमाइज। प्रॉफिट हमेशा हर एक को अच्छा लगता है। मैक्सिमाइज्ड z हैज एन ऑप्टिमल वैल्यूज। z की ऑप्टिमल वैल्यू मैंने कहा बहुत सारी होंगी, इज इट क्लियर? बट आपको ऑप्टिमल वैल्यूज वही है जिसके ऊपर ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। where the variable x and y are the subject to the constant described by linear inequality. This optimal value must occur at the corner point of the feasible regions. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये जो ऑप्टिमल वैल्यूज हमने कहा सिर्फ कॉर्नर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, बीच के पॉइंटों पे नहीं करेगी। और वो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? O, A, B एंड C। इज इट क्लियर? फॉर्म नंबर 2 देख लीजिए। लेट R बी द फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। Z ये है विद ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। R is bounded, ये क्वेश्चन बाउंडेड का है, मीन एक क्लोज फिगर है। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z हैज बोथ ए मैक्सिमम एंड ए मिनिमम वैल्यू ऑन R। तब इन कॉर्नर पॉइंटों के ऊपर Z की दोनों वैल्यूज होगी, मैक्सिमम भी होगी और मिनिमम भी होगी। ईच ऑफ दीज वैल्यू अकर एट द कॉर्नर पॉइंट, मतलब वर्टेक्स के ऊपर अकर करेगी ईच वैल्यू, अगर ये बाउंडेड है। इस बार डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली बाउंडेड ही हमारे सिलेबस में है। मींस z अगर जो आपने ले लिया तो हम z के साथ सपोज करो पहले 0 0 ले लेते हैं। इज इट क्लियर? अगर हम यहां से टेबल ऐसे बना लेते हैं, वर्टेक्स यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं corresponding वैल्यू ऑफ z। पहला पॉइंट वो 0 0 ले लेते हैं, तो z की corresponding वैल्यू 0 आ गई। फिर a पॉइंट ले लेते हैं 20,0, फिर z की वैल्यू आपके पास 5,000 आ गई। फिर c b पॉइंट ले लेते हैं 10,50, तो z की वैल्यू 10 का मतलब 2500, 50 का मतलब ये ₹6,250। सी पॉइंट ले लेते हैं 0,60, तो z की क्या वैल्यू आ गई? 0,0045। क्लियर? इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है आपकी? 6,250। कब आ रही है? बी पे। इट मीन आपने यहां से उसको क्या सजेस्ट किया? आपने एक फर्नीचर डीलर को ये सजेस्ट किया कि ही शुड बाय 10 टेबल्स एंड 50 चेयर्स। अगर वो 10 टेबल और 50 चेयर्स लेता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो 50,000 है वो भी पूरी कवर हो जाती है। जो उसके बाद लीनियर कांस्टेंट स्पेस का 60 प्लेसेस रखने का है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो भी पूरी हो जाती है। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ उसको जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमम होता है। तो ये थ्योरम्स थी। दिमाग में मैंने लिखा है आर इज अनबाउंडेड, मीन अनबाउंडेड का मतलब होता है कि कर्व ऊपर से ओपन है, then a maximum or minimum value of the objective function may not exist। may not मतलब exist कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। however if it exists, फिर भी अगर exist करती है, it must occur at the corner point। मीन इस क्वेश्चन में कॉर्नर पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसको ब्रीफ करूं पूरी थ्योरीज को, तो ब्रीफ का मतलब यह है कि सबसे पहले आप लीनियर कांस्टेंट्स बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे,
ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में आप पोर्शन को शेड करेंगे, शेड को ध्यान से करेंगे कि कौन सा शेडेड रीजन लेना है। जो कॉमन शेडेड रीजन होगा वो आपका फिजिबल रीजन होगा। आप उन सारे कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट पे आप वैल्यूज निकालेंगे। ये टेबल्स बनाना आपको पड़ेगा। जो मैंने लिखा है ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स किसका है? वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन। और ये क्या है? corresponding values of z. So this is the theory of the linear programming. Now in this case you have one exercise, that is exercise 12.1. वर्किंग ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में फिर लिखवा दूंगा, थोड़ी सी वर्किंग हम लोग कैसे करते हैं। बट आप इस वीडियो के साथ 12.1 सम करने की कोशिश करना। 10 सम्स हैं। लेट मी टेक 1 or 2 more questions in this video or try to draw these questions on the graph papers. हर एक का आपका ग्राफ पेपर पे every question should be taken. Let me take your first question number 1 to 6 एक टाइप के हैं जिसमें लिखा है solve the following in linear programming graphically. I am taking your question number 6. Minimize z is equal to x plus 2y. ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गए। थोड़े दिन के नेमिंग्स भी याद रखने की कोशिश करना। एनसीईआरटी से भी आप फ्री पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, टू एक्स प्लस वाई greater than equal to 3, x plus 2y greater than equal to 6, x comma y greater than equal to 0. ये सब मैंने गलत सिलेक्ट कर ली है। गलत ये इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन अनबाउंडेड का बनेगा, क्योंकि ग्रेटर देन के क्वेश्चंस ज्यादातर अनबाउंडेड के बनते हैं। अनबाउंडेड की थ्योरी मैंने आज ज्यादा आपको नहीं बताई, इसलिए आई एम चेंजिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इस बार आपके लिए रिलेटेड में ही रहेगा। फिर भी आप डिस्कस करेंगे तो मैं कल की वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूं क्योंकि मैं अनबाउंडेड में आज डिस्कशन नहीं करना चाहता, पर्टिकुलरली इस वीडियो में। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, कॉन्स्टेंट्स, x plus 2y less than equal to 10, 3x plus y less than equal to 15, x comma y greater than equal to 0. लेस देन वाले क्वेश्चन नॉर्मली बाउंडेड के होते हैं, ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन ज्यादातर अनबाउंडेड के होते हैं। देखिए पहली वर्किंग ध्यान से सुन लीजिए, आपने करना क्या है। अब डायरेक्ट हम पॉइंटों के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, x plus 2y is equal to 10 की। दूसरी आपने लाइन ड्रॉ करनी है 3x plus y is equal to 15 की। तीसरा आपने सॉल्व करना है, दोनों को एक पॉइंट निकालना है, और वो आप मेरे वाले मेथड से करेंगे तो क्विकली जल्दी हो जाएगा। मीन x is equal to -30 plus 10 divided by 1 minus 6, that is 4, and y is equal to 7, sorry 4 लेंगे तो -6 3 आएगा। आपको ये बेसिकली बाय इंस्पेक्शन से पहले हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब पहले केस में इफ आई टेक x 0
y will be 5. If I take y 0, x will be 10. Second में if I take y 0, x will be 5, same points. If I take x 0, y will be 15. तो ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी जिसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 15 0। लाइन के दोनों तरफ एरो डालना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और दूसरी लाइन आपके पास ये आ जाएगी जिसको आप लिखेंगे मतलब लेस देन 15। इक्वेशन ऐसे ही लिखेंगे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। ये पॉइंट आप कैलकुलेट कर चुके हैं 4,3 मीन जहां दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी पहले ही आप ये काम कर चुके हैं। इसका नाम आप O ले लेंगे, ये A ले लेंगे पॉइंट्स, ये B और ये C, और शेडेड रीजन आपका ये वाला है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 दोनों में रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर ये ग्राफ कभी नहीं बनेगा। शेडेड के लिए मैंने वही कहा था कि टेक एनी पॉइंट्स नॉट lying on the line। तो लेट 0 0 ले लें क्योंकि ये पॉइंट मैं इसलिए कहता हूं 0 0 तब नहीं लेंगे जब लाइन ओरिजिन से पास करेगी। तो फर्स्ट में 0 प्लस 0 इज लेस देन 10 which is true। Second, 0 plus 0 is less than 15 which is true। This implies shade the portion where the origin lies। जहां पे ओरिजिन लाई करता वो पोर्शन शेड कर दो। इसका भी इधर वाला हो जाएगा, इसका भी कॉमन रीजन आपका फिजिबल रीजन आ जाएगा। अब यहां से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप क्या लिखेंगे? वर्टेक्स आर फिजिबल रीजन्स। तो यहां पे एक तो ओ ही पॉइंट है 0 0, एक ए पॉइंट है 5,0, एक बी पॉइंट है 4,3, एक सी पॉइंट है 0,5। यहां पे क्या लिखेंगे? वैल्यूज ऑफ जेड। पहले केस में जेड की वैल्यू 0, दूसरे केस में जेड की वैल्यू 15, तीसरे केस में जेड की वैल्यू 12 प्लस 6 18, और चौथे केस में जेड की वैल्यू 10। अब देख लीजिए आपने वैल्यू मैक्सिमम लेनी है या मिनिमम? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब आएगा? द वैल्यू ऑफ जेड इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 18 व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आंसर आपको लिखना चाहिए। मतलब आंसर में लिखने में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब ये लिखेंगे मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 18, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 18 एट 4,3। ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चंस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसी तरीके से करना है। ये मैंने आपको कहा कि जहां पे दोनों पॉजिटिव होती है वो मैंने 6 क्वेश्चन जान के नहीं लिए। इन टुमारो क्लास आई मे टेक the 6 questions, but today I am want to discuss only the bounded problems. I will take one more questions. Let me take question number 7. लिखा है show that the minimum of z
occur at more than 2 points. The minimum of z occur at more than 2 points. So z is given to be 5x plus लिखा है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों करने हैं हमने मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज क्वेश्चन नंबर 7 minimize and maximize z is equal to 5x plus 10y subject to the constraints x plus 2y less than 120 ओरिजिन की साइड में शेड होगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 60 ओरिजिन से बाहर शेड होगा x माइनस 2y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए अगर हम इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं फर्स्ट में इफ आई टेक x 0 y will be 60 if I take y 0 x will be 120 draw this line एरो डाल दीजिए लिख दीजिए x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 60 यही रहेगा दूसरा पॉइंट 60 आ जाएगा इस लाइन को भी ऐसे ड्रॉ कर लीजिए इसको लिख दीजिए x प्लस वाई ग्रेटर देन 60 अब ग्रेटर देन का मतलब है कि ये ओरिजिन से बाहर लाई करेगा क्योंकि 0 0 लेंगे जो ट्रू नहीं आएगा ओरिजिन ये है तो बाहर की तरफ शेड हो जाएगा इसमें एक पॉइंट तो ये 0 0 ही आएगा x 0 लेंगे तो y 0 आ जाएगा इज इट क्लियर दूसरा अगर x की वैल्यू सपोज करो 1 लेते हैं तो y 1/2 x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y 2 तो ये लाइन ऐसे करके आ जाएगी x माइनस 2y ग्रेटर देन 0 इसका शेडेड पोर्शन चेक करने के लिए आप तरीका बना लीजिए पहले तो आप इसको एरो डाल दीजिए आप ले लें लेफ्ट थर्ड लाइन की मैं चेक कर रहा हूं ए पॉइंट ले लो कोई भी पॉइंट एक्सिस के ऊपर ले लो 60, 0 ठीक है 60 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 0 60 इज ग्रेटर देन 0 which is true इसका मतलब कौन सा पोर्शन शेड होना चाहिए it means shade the portion in which the point lies ये गलत आ गया ये लीनियर कांस्टेंट चेंज करो बुक में गलत होगा लेस देन 0 करो विच इज फॉल्स इसका मतलब 60 0 इधर लाई कर रहा है इस लाइन इसलिए आप ऊपर वाला पोर्शन शेड करेंगे अब यहां से अगर आप ये पॉइंट्स और ये पॉइंट 2 पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है इसका नाम आप ए रख लीजिए ये बी रख लीजिए और ये सी इसका मतलब आपको ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व करनी है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 x
-2y इज इक्वल टू 0। अब x की जगह अगर जो आप 2y रखते हैं तो 4y, तो y की वैल्यू 30 आ जाएगी और x कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब यहां से जो ये दोनों लाइनें पहले वाली मीट करती हैं, ये वाली लाइन, तो ये पॉइंट आपका 60,30 आएगा। दूसरा पॉइंट x की जगह 3y, y की वैल्यू 20, तो ये 40,20 आएगा। तो आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो यहां से वर्टेक्स आपके क्या आ गए, वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन्स z, वैल्यू ऑफ z यहां पे आएगी। पहला वर्टेक्स a आ गया 40,20, z में पुट कर लीजिए 2000 प्लस 200, तो z की वैल्यू 400 आ गई। फिर b पॉइंट 60,30, तो z की वैल्यू 300 प्लस 300, ये 600 आ गई। c पे आप 60,0 ले लें, तो z की वैल्यू 0 प्लस 600 इज इक्वल टू 600। तो आप देखेंगे z की वैल्यू 600 जो है वो b और c के ऊपर आ रही है। इज इट क्लियर? तो आप यहां से मिनिमम वैल्यू ऑफ z is 400 at 40,20. Clear? And maximum value of z is equal to 600 at b and c. That is along any point BC, any point on B। ये पॉइंट आपने समझना है, along any point। देखो ये B और C दोनों पे मैक्सिमम है, इस मीन इस पॉइंट पे आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो आपको वो मैक्सिमम वैल्यू ही देगी। इज इट क्लियर? इसमें मैंने बुक में एक तो स्टेटमेंट चेंज की है, बुक में दिखा है x - 2y ग्रेटर देन 0, मैंने क्या किया x - 2y लेस देन 0 टू मेक इट बाउंडेड। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके पास कि x - y लेस देन 1 एंड x + y ग्रेटर देन 1, इसमें दिस ग्राफ हैज नो फिजिबल रीजन। 10th की वर्किंग देख लीजिए। 9th आपको अभी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन नंबर 9 फिर अनबाउंडेड का है। तो मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो जो अनबाउंडेड के हैं वो मैं सब आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, ये अनबाउंडेड ग्राफ है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, अभी तक डिलीटेड है। वैसे मैं अनबाउंडेड आपको कराऊंगा लेकिन आज की जो वीडियोस में हम बाउंडेड के ऊपर जोर दे रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 आएगा उसकी थोड़ी वर्किंग सुन लीजिए, पेपर में एग्जाम में आया हुआ समय। क्वेश्चन नंबर 10 में जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं आएगा। मीन उनके जो ग्राफ किस टाइप से आएंगी, दो पैरेलल लाइनें, एक का फिजिबल रीजन नीचे आएगा, दूसरे का ऊपर आएगा। आपका आंसर आएगा नो फिजिबल रीजन। इट मीन्स नो सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आएगा वो नो सॉल्यूशंस आएगा। तो ये मैंने आपकी अभी एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस किए। इसमें सिर्फ मैंने अभी बाउंडेड क्वेश्चंस लिए, अनबाउंडेड अभी नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे।